दोस्तों हाल ही में मुंबई के मीरा रोड में स्थित एक सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 से ऐसी घटना निकल कर आई है जिससे कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है। जी दोस्तों, इस घटना को सुनने और समझने के लिए शायद आपको हिम्मत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक शख्स ने अपनी ही बीवी का इस तरीके से कत्ल की घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस केस को अंजाम देने वाले दरिंदे की सच्चाई जानकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस हिंदी क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस चैनल पर अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मुंबई थाने की मीरा रोड में एक गीता आकाशदीप नाम की सोसाइटी है। इस सोसाइटी के 7th फ्लोर में 4 फ्लैट है, जो कि फ्लैट नंबर 701, 702, 703 और 704 है। अब फ्लैट नंबर 704 को छोड़ के तीनों फ्लैट के लोग हमेशा आपस में बातें करते, एक दूसरे से मिलते जुलते और किसी भी त्योहार या फंक्शन में अक्सर मिलते रहते थे। लेकिन फ्लैट नंबर 704 में सिर्फ 2 लोग रहते थे। वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, ना किसी से मिलना और ना ही किसी से बातें करना, बस अपने हाल में बिजी रहते थे। दोस्तों इस फ्लैट को मनोज सानी नाम के आदमी ने किराए पर लिया था, जो कि हर महीने 10,000 रुपए इस फ्लैट के दिया करता था। दोस्तों मनोज सानी जो कि इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से डिग्री लिया हुआ था, जिसकी उम्र करीबन 56 साल थी, वो इस फ्लैट में एक औरत के साथ रहता था और आसपास के फ्लैट वालों को यही पता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं, क्योंकि ज्यादा जानकारी इनके बारे में थी नहीं। ये दोनों सब लोगों से कम बात किया करते थे। किसी भी सोसाइटी के फंक्शन या प्रोग्राम में इन दोनों को साथ में नहीं देखा था और ये बहुत ही कम अपने फ्लैट से बाहर निकलते थे। अब हुआ यूं कि सोसाइटी के 7th फ्लोर के फ्लैट के लोगों को अचानक एक दिन अजीब सी बदबू आने लगी और इन्हीं फ्लैट में सबसे ज्यादा बदबू फ्लैट नंबर 703 के लोगों को आ रही थी, क्योंकि ये फ्लैट नंबर 703 बिल्कुल पास था फ्लैट नंबर 704 के। पहले दिन बदबू आई तो 703 के लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि अपने ही घर से बदबू आ रही होगी, शायद कोई जानवर मर गया होगा, और इसी चक्कर में अपनी पूरे घर को साफ किया। लेकिन उन्हें अपने घर से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी बदबू तो आ रही थी। अब फ्लैट नंबर 703 के लोग अपने पड़ोसी फ्लैट नंबर 701 और 702 के लोगों को पूछा, तो उन्होंने बताया कि बदबू तो हमें भी आ रही है और हमने भी अपने अपने घरों को चेक कर लिया है, पर कुछ भी नहीं मिला है। और साथ ही वो लोग अपनी छत को भी चेक कर लेते हैं, पर वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है। अब अगले दिन बदबू और तेज हो गई। पूरा दिन इस बदबू से परेशान, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। अब ऐसे ही ये दिन भी निकल जाता है और तीसरा दिन आ जाता है। अब इस बदबू से हालत और खराब हो जाती है। साथ ही बिल्डिंग के नाले की पाइपलाइन पूरी तरीके से जाम हो जाती है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब फ्लैट नंबर 703 में रहने वाले एक शख्स जिनका नाम सोमेश था, उनको कुछ अजीब सा शक होने लगा, क्योंकि ये बदबू किसी जानवर की नहीं बल्कि कुछ और ही चीज की आ रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था। अब इस अजीब सी बदबू को 3 दिन हो गए थे और सभी लोग परेशान हो चुके थे, लेकिन फ्लैट नंबर 704 के मनोज और उनकी वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही वो अपने घर से बाहर निकले। फिर फ्लैट नंबर 703 के सोमेश उस फ्लैट नंबर 704 की तरफ जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। तो सोमेश को पहली बार महसूस हुआ कि ये बदबू इसी फ्लैट 704 के दरवाजे से आ रही है। उसने दरवाजा कई बार खटखटाया पर दरवाजा नहीं खुला। अब इसी समय सोमेश को फिर महसूस हुआ जैसे कि अभी भी किसी ने अंदर से परफ्यूम को यूज किया है इस बदबू को कम करने के लिए। अब सोमेश को और ज्यादा शक होने लगा कि जरूर इस फ्लैट नंबर 704 के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सामने से मनोज सानी बाहर आए। सोमेश ने कहा कि पिछले 3 दिनों से कुछ अजीब सी बदबू आपके घर से आ रही है। तब मनोज ने कहा कि मैं शाम को आकर चेक करूंगा, अभी थोड़ा जरूरी काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और यह कहकर मनोज सानी बाहर चला जाता है। अब सोमेश को यह एहसास हुआ कि हम लोग 3 दिनों से इस बदबू से परेशान हैं और इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और ये आदमी बाहर चला गया। अब सोमेश सोसाइटी के बाकी के लोगों के पास नीचे गया और 3 दिनों की पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से मनोज सानी के घर से कुछ अजीब तरीके की बदबू आ रही है, और उसे पूछने पर ये जल्दी में बाहर चला गया। फिर सभी लोगों ने मिलकर पुलिस को तुरंत कंप्लेन कर दी। फिर कुछ देर बाद पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। अब पुलिस सभी लोगों के साथ ऊपर जाती है फ्लैट नंबर 704 में, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। अब पुलिस ने लोगों की कंप्लेन के आधार पर सभी लोगों को गवाह बनाकर उस फ्लैट नंबर 704 का ताला तोड़ देते हैं। अब जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गए तो बदबू और तेज आने लगी। तभी पुलिस और सभी लोगों को लगा कि वाकई में ये बदबू इसी फ्लैट से आ रही है। अब इस बदबू के कारण कई लोगों को उल्टियां भी शुरू हो गई, क्योंकि ये बदबू किसी से बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। फिर भी पुलिस और कुछ लोग नाक पर रुमाल रखकर अंदर गई। अंदर जाते ही रूम को चेक किया, कुछ नहीं मिला। घर में रखे फ्रिज को चेक किया, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। फिर जैसे ही किचन की तरफ बढ़े तो उन्हें लगा कि ये बदबू इसी किचन से आ रही है। फिर पुलिस सभी सामान को चेक करती है। किचन की जमीन पर 2 प्लास्टिक की बाल्टी और एक प्लास्टिक का टब रखा हुआ था और उन्हीं बाल्टी और टब में कुछ अजीब सा पानी था और उसमें मांस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। फिर वहीं एक कुकर के अंदर कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे जिन्हें उबाला गया था। अब इसके पास एक स्टोव भी रखा हुआ था जिसके ऊपर एक तवा था। उस तवे के ऊपर भी छोटे छोटे मांस के टुकड़ों को फ्राई किया गया था। आसपास रखे चम्मच के ऊपर भी उसी मांस के टुकड़े फंसे हुए थे।
अब सबको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मांस के टुकड़े किस चीज के हैं, क्योंकि उन मांस के टुकड़ों की साइज बिल्कुल छोटी छोटी थी। फिर जैसे ही उस प्लास्टिक के टब को चेक किया, उसके अंदर एक इंसान का आधा पैर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। अब इसे देखकर सभी लोग घबरा गए। अब लोगों और पुलिस को पता चल चुका था कि ये कटा हुआ पैर और मांस के छोटे छोटे टुकड़े किसी इंसान के हैं। जरूर यहाँ किसी इंसान के शरीर को काटा गया है। इसके बाद तुरंत सबको यकीन हो गया कि इसी वजह से यहाँ से तेज बदबू आ रही थी। फिर पुलिस द्वारा फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फिर कुछ देर और घर की तलाशी ली गई तो घर के अंदर से एक औरत के बाल की कटी हुई चोटी मिली, जिससे ये पता चल गया था कि ये कटी हुई लाश किसी औरत की है। जब इस फ्लैट की तलाशी चल रही थी तब इस फ्लैट में रहने वाला मनोज वहाँ मौजूद नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके घर में पुलिस पहुंच चुकी है। फिर कुछ देर बाद मनोज सोसाइटी में आता है और वहाँ इतनी सारी भीड़ और पुलिस की गाड़ियां देखकर वो घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन सोसाइटी के लोग मनोज को पहचानते थे और सबको ये पता भी चल चुका था कि मनोज के घर से एक कटी हुई लाश मिली है। इतने में भागने की कोशिश करते ही लोगों ने इसे पकड़ लिया। फिर पुलिस उसे पकड़कर उसके फ्लैट में लेकर जाती है। फिर पुलिस द्वारा सब चीजें उसे दिखाई जाती है और शुरुआती पूछताछ भी उससे शुरू की जाती है। तब तक फोरेंसिक की टीम भी वहाँ पहुंच चुकी थी और फोरेंसिक टीम ने सभी चीजों को चेक किया। उन सभी चीजों को जैसे कि बाल्टी, टब और जितने भी सामान किचन में मौजूद थे जिसमें मांस के टुकड़े रखे हुए थे, उन सभी सामानों को वहाँ से लेकर जाती है। अब इधर मनोज से पूछताछ शुरू की जाती है। फिर मनोज ने बताया कि मैं यहाँ सरस्वती विद्यालय की महिला जिसकी उम्र 34 साल है उसके साथ यहाँ रहता हूँ। वो मुझ पे थोड़ा शक करती थी। इसी बात पर कई बार हमें झगड़े भी हुआ करते थे और इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने फिर मनोज से पूछा कि अगर उसने खुदकुशी की तो उसकी बॉडी के इतने छोटे छोटे टुकड़े किसने और क्यों किए। फिर मनोज ने बताया कि मैंने सिर्फ उसकी बॉडी के टुकड़े किए हैं, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है, उसने खुद ही खुदकुशी की है। फिर पुलिस ने कहा कि सरस्वती ने खुदकुशी की तो तुमने उसके बॉडी के टुकड़े क्यों किए? तुम्हारे हिसाब से उसने खुदकुशी की है तो तुम्हें किस चीज का डर था? मनोज ने फिर बताया कि जब मैं घर पहुंचा था तब मैंने देखा कि सरस्वती ने खुदकुशी कर ली है, कुछ जहर जैसा उसने पी लिया है और इसे देखकर मैं घबरा गया कि इसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ही माना जाएगा। इसलिए अब इस बॉडी को कैसे ठिकाने लगाऊं, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी को नीचे लेकर गया तो कोई ना कोई मुझे देख लेगा। इसलिए मैंने बॉडी के टुकड़े करने का फैसला किया, जिसके लिए मैं वुड कटर और बाकी सब सामान लेकर आया। फिर धीरे धीरे बॉडी के टुकड़े किए। फिर डर लगा कि बॉडी के अंदर से बदबू आएगी, इसीलिए कुकर में उन टुकड़ों को उबालना शुरू किया और उबालने के बाद उन टुकड़ों को तवे पर डालकर फ्राई करने लगा जिससे कि बदबू नहीं आए। फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक में डालकर बाल्टी में इकट्ठा किया और धीरे धीरे इन्हें बाहर ले जाकर इन मांस के टुकड़ों को गली के कुत्तों को खिला दिया। मनोज ने बताया कि ये सभी काम मैंने किए हैं, लेकिन सरस्वती का कत्ल मैंने नहीं किया है। ये सब उसने पुलिस को बयान दिया, लेकिन पुलिस को इसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस को लग रहा था कि सरस्वती ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि मारा भी इसी ने है। फिर पुलिस द्वारा मनोज को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट से पुलिस को उसकी 15 दिन की कस्टडी मिल जाती है। अब फिर से मनोज से पूछताछ शुरू की जाती है। अब मनोज धीरे धीरे कुछ सच पुलिस वालों को बताने लगा। अब पुलिस वालों को कुछ अलग कहानी सुनाता है। मनोज पुलिस वालों को बताता है कि वो अहमदनगर का रहने वाला है। उसने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से डिग्री भी ली है और 15 साल पहले उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी और मनोज का बोरीवली में एक फ्लैट भी था और वहीं बोरीवली में एक राशन की दुकान में वो नौकरी करता था और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसके लिए हॉस्पिटल में उसे ब्लड भी चढ़ाया गया था और कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो फिर से बीमार हो गया। जब डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उसे पता चला कि वो HIV पॉजिटिव हो गया है। उसी हॉस्पिटल में जो ब्लड चढ़ाया गया था वो ब्लड संक्रमित था, जिसकी वजह से वो HIV पॉजिटिव हो गया, लेकिन फिर भी दवा खाकर अपना काम चला रहा था। राशन की दुकान पर उसकी 5,000 रुपए तनख्वाह थी। अब 2008 में यहाँ काम करते समय उसकी पहचान एक लड़की से हुई जिसका नाम सरस्वती था। अब धीरे धीरे सरस्वती से बातें करते करते कुछ दिनों में उससे प्यार करने लगा। अब मनोज ने अपने फ्लैट को भाड़े पर चढ़ाकर सरस्वती और मनोज दोनों मीरा रोड में स्थित इस सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। अब इस फ्लैट में दोनों आराम से रहने लगे। राशन की दुकान पर काम के उसे 5,000 रुपए मिल जाते थे और अपने फ्लैट के भाड़े के उसे 35,000 रुपए मिल जाते थे। अब इन पैसों से वो दोनों खुश थे, लेकिन अचानक राशन की दुकान से उसकी नौकरी चली जाती है और वो बेरोजगार हो जाता है। फिर मनोज को कुछ काम तो था नहीं, इसी चक्कर में दोनों में लड़ाई और झगड़े शुरू हो गए और सरस्वती उस पर शक भी करती थी कि उसका कोई अफेयर चल रहा है और इसी बात को लेकर उनके झगड़े और बढ़ने लगे और उसी झगड़े की वजह से सरस्वती ने खुदकुशी कर ली। लेकिन फिर भी पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर पुलिस की छानबीन और मनोज के बयान से पता चला कि मनोज ने उसे चाकू मारकर सरस्वती का कत्ल किया है, लेकिन बार बार मनोज अपने बयान बदल रहा था। अब पुलिस को इस मर्डर का मोटिव का पता लगाना था कि सरस्वती का कत्ल मनोज ने आखिर क्यों किया था और साथ ही पुलिस को यह भी साबित करना है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है।
अब पुलिस की प्रॉब्लम यह है कि मनोज के बयान के मुताबिक सरस्वती ने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस को लगता है कि मनोज ने सरस्वती का मर्डर किया है। अब फोरेंसिक टेस्ट विसरा रिपोर्ट से यह पता चल सकता है कि सरस्वती ने कोई जहर खाकर खुदकुशी की है। अगर मनोज ने उसे चाकू भी मारा है तो ये भी पता चल सकता है कि सरस्वती का मर्डर किया गया है। लेकिन इन दोनों ही केस में सरस्वती की बॉडी चाहिए जिससे कि मर्डर या खुदकुशी का पता चल सके, लेकिन उसके लिए बॉडी का होना जरूरी है, जो कि मनोज तो बॉडी के पहले ही टुकड़ों के टुकड़े कर चुका है और उन टुकड़ों को कुकर में उबाल कर उसे तवे पर फ्राई कर चुका है और कुछ टुकड़ों को कुत्तों को खिला भी चुका है। अब परेशानी यह है कि पुलिस को साबित करना होगा कि सरस्वती ने खुदकुशी नहीं बल्कि मनोज ने उसका मर्डर किया है, तभी मनोज को सजा मिल पाएगी। अगर ये साबित नहीं हुआ तो मनोज छूट भी सकता है। इसलिए पुलिस लगातार मनोज से अभी तक पूछताछ कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ये पता चल ही जाएगा कि इस केस की असली सच्चाई क्या है। तो दोस्तों ये थी फ्लैट नंबर 704 के दरिंदे की पूरी कहानी। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये खुदकुशी है या मर्डर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।